जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की क्लास में एक बार फिर स्वागत है आपका। और आज हम आपकी ज्योग्राफी बूस्टर डोज की 16वीं जो सीरीज है उसके अंदर बात करेंगे। अपना चल रहा है 8वां चैप्टर निर्माण उद्योग वाला। इसमें अपने 9 क्वेश्चन पिछले वीडियो सेशन में कर चुके हैं। आगे के 3-4 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आज हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप सबका रिवीजन है वो बहुत बढ़िया चल रहा होगा, क्योंकि अपना मिशन है अब की बार 90 पार। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। किसी प्रकार का तनाव अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिएगा। जीतते हैं हम, जीतने की आदत है, जीत जाएंगे हम। बस अपने ऊपर विश्वास रखिएगा और सोचते रहिएगा हमारे याद हो रहा है, हमारी समझ में आ रहा है। टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के प्रश्न के साथ। 8वें चैप्टर में आज का अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न है 10 नंबर पे, भारत में लौह इस्पात उद्योग का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी बड़े प्रश्न के रूप में, 4 नंबर के प्रश्न के रूप में हम यहाँ पर काफ़ी सारी बात करेंगे। जरूरी नहीं आप वो सारी ही कॉपी में लिख पाएँ, जितनी आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएँ वो बहुत अच्छी बात है। अगर ये बड़े प्रश्न के रूप में ये प्रश्न रिपीट नहीं होता है तो मानिएगा इसी प्रश्न से कई छोटे प्रश्न भी आपको अन्य प्रश्नों के रूप में मिल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में लौह इस्पात उद्योग, तो देखिए भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग के एकीकृत कारखानों में जमशेदपुर, भद्रावती, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो नामक स्थानों पर संचालित है। भारत के अधिकांश लौह इस्पात के एकीकृत जो कारखाने हैं वो देश के उत्तरी पूर्वी भाग में, यानी छोटा नागपुर पठार और उसका जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है। ये तो लोकेशन की बात, आगे भी ये इस प्रकार का उद्योग कहाँ है। चलिए हम उन एक एक करके उन एकीकृत इस्पात कारखानों के बारे में पुनः रिवीजन कर लें। और सबसे पहला आता है अपना टिस्को। टिस्को यानी जिसका पूरा नाम है टाटा आयरन स्टील कंपनी। ये झारखंड राज्य के अंदर, झारखंड के अंदर है जमशेदपुर। ध्यान रखिएगा, पहले कोई वीडियो सेशन किया था उसमें शायद गलती से पश्चिम बंगाल कह दिया था और फिर मैंने मैसेज के द्वारा बता भी दिया था। तो टिस्को की बात करें तो झारखंड राज्य के जमशेदपुर नामक स्थान पर ये जो संयंत्र है वो संचालित है। ये मुंबई कोलकाता रेल मार्ग के पास है। इस संयंत्र के लिए जो लौह अयस्क है वो नोआमंडी और बादाम पहाड़ से मिलता है। कोयला ये उड़ीसा राज्य की खानों से प्राप्त कर लेते हैं, झरिया पश्चिम बोकारो से। और जल है, पानी है वो स्वर्ण रेखा और खारकाई नदी से ये प्राप्त कर लेते हैं। तो लोहा नोआमंडी और बादाम पहाड़ से, कोयला है वो जोड़ा खानों उड़ीसा से, और झरिया और पश्चिमी बोकारो से ये प्राप्त कर लेते हैं। इस संयंत्र में जो उत्पादित जो इस्पात का निर्यात है लगभग 240 किलोमीटर दूर कोलकाता पत्तन से किया जाता है। तो एक तो ये ध्यान रखिए टिस्को कहाँ है, जमशेदपुर झारखंड राज्य के अंदर है। दूसरा आता है अपना इसको। इसको का पूरे नाम की अगर हम बात करें तो इंडियन आयरन स्टील कंपनी, ये इसका पूरा नाम हो गया। कहाँ पर है ये? इसके जो संयंत्र हैं वो आसनसोल, जो कि पश्चिम बंगाल के पास है, हीरापुर, कुल्टी और बर्नपुर, 3 जगह आती है, 3 स्थानों पर स्थापित किए गए। इन तीनों इस्पात संयंत्रों को जो है ये कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग पर दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्र की बात आती है आपके दिमाग में रानीगंज, झरिया ये आ जाने चाहिए के पास स्थित है। इन संयंत्रों को जो लौह अयस्क है वो सिंह भूमि झारखंड से आता है, जबकि जल की जो आपूर्ति है वो दामोदर नदी की एक सहायक नदी है बराक नदी, उससे मिल जाती है। अब बात करें तीसरा जो अपना एकीकृत संयंत्र है उसकी बात करें तो वो आता है विश्व, यानी विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स। लौह इस्पात का यह संयंत्र कर्नाटक राज्य के भद्रावती नामक स्थान पर बाबा बुदन पहाड़ियों के लौह अयस्क क्षेत्रों के पास संचालित है। इस संयंत्र को लौह अयस्क के साथ साथ चूना पत्थर और मैग्नीज की भी आवश्यकता होती है, जो लोकल वहां मिल जाता है। जल की आपूर्ति भद्रावती नदी से हो जाती है और इस संयंत्र में विशिष्ट इस्पात और एलॉय उत्पादन किया जाता है। आपको याद हो इस टॉपिक का जब मैंने वीडियो सेशन डिटेल वाला जो है उसके अंदर लाइनों के माध्यम से सारी बातें आपको नोट करवाई हुई है। यहाँ तो अपने सिर्फ अब उनका रिवीजन कर रहे हैं। चौथा आता है राउरकेला इस्पात संयंत्र। ये उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में है और इस संयंत्र की जो स्थापना है वो कच्चे माल की निकटता के आधार पर की गई है। इस संयंत्र को कोयला वो झरिया क्षेत्र से, लौह अयस्क है वो सुंदरगढ़ और केंदुझर से प्राप्त हो जाता है
और विद्युत भट्टियों के लिए जो विद्युत शक्ति है यानी जो बिजली है वो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना से उपलब्ध हो जाती है। और ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना है वो जर्मनी के सहयोग से की गई थी। तो राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से। फिर आता है भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र है, ये छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में है और ध्यान रखिएगा रूस के सहयोग से, रसिया के सहयोग से स्थापित। उस टाइम सोवियत संघ कहलाता था, आज हम उसको रूस कहते हैं। इस संयंत्र को लौह अयस्क है वो समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित जो डल्ली राजहरा की जो खाने हैं और कोयला कोरबा और कारगाले की खदानों से प्राप्त होता है। तो राउरकेला जर्मनी के सहयोग से और भिलाई है वो रूस के सहयोग से। अगला संयंत्र है उस करें स्टार्ट, उससे पहले इसकी थोड़ी सी बातें और कर लें। इस संयंत्र को यानी जो अभी अपनों ने किया उसकी विद्युत की आपूर्ति है वो कोरबा तापीय विद्युत गृह से और जल की आपूर्ति तेंदुला बांध से की जाती है। तेंदुला बांध से है वो पानी की आपूर्ति होती है और ये कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। इसमें जो उत्पादित जो स्टील होता है उसका अधिकांश भाग विशाखापट्टनम बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। उसके बाद ये हुआ अपना भिलाई। दुर्गापुर की बात करें, दुर्गापुर ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित है और पश्चिम बंगाल के अंदर है और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर ये संचालित है। रानीगंज और झरिया से ये कोयला प्राप्त करता है। इस संयंत्र को जो लौह अयस्क है वो रेल मार्ग द्वारा नोवा मंडी क्षेत्र से प्राप्त होता है। कोलकाता दिल्ली मार्ग पर ये संयंत्र है वो स्थित है और जल विद्युत शक्ति से दामोदर घाटी कारपोरेशन से प्राप्त हो जाती है, डीवीसी जिसको अपने कहते हैं। अगला आता है बोकारो। तो ध्यान रखिएगा भिलाई है वो भी रूस के सहयोग से था और बोकारो है ये भी रूस के सहयोग से है। इनकी ट्रिक वगैरह सारी चीज़ें पहले हो चुकी है। रूस के सहयोग से झारखंड के बोकारो पर जो स्थान है वहाँ पर ये स्थापित है। ध्यान रखिएगा ये न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत पर स्थापित है। बहुत अच्छा प्रश्न निकलता है अंदर से। न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत पर कौन सा इस्पात संयंत्र स्थापित है? वो बोकारो वाला है। इसका मतलब क्या है? इसके अनुसार बोकारो और राउरकेला जो है ये संयुक्त रूप से राउरकेला क्षेत्र से लौह अयस्क प्राप्त करते हैं और वापसी के अंदर मालगाड़ी के जो डिब्बे हैं वो राउरकेला के लिए कोयला ले जाती है। इस संयंत्र को जल और जल विद्युत की आपूर्ति है वो डीबीसी से हो जाती है। तो ये हुए अपने 7 जो एकीकृत इस्पात संयंत्र हैं उनकी बात। अब इन्हीं से जुड़ा एक प्रश्न और कर लेते हैं। दक्षिणी भारत में यानी और भी आप ऊपर वाला जो 10वां क्वेश्चन किया उसमें और भी आप इस्पात संयंत्रों के लिख सकते हो, यानी जो 11वीं में करें आप वो भी वहां पर ऐड कर सकते हो। हमने यहाँ एक अलग प्रश्न बना लिया भी दक्षिणी भारत में स्थापित देश के नवीनतम इस्पात संयंत्रों को समझाइए। ध्यान रखिएगा दक्षिणी भारत में मोस्टली जो अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर 3 नए इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। इसकी खासियत क्या है जो आप लाइन में देख पा रहे हो? कच्चे माल के स्रोतों से दूर है। बाकी ऊपर वाले जो हमने पढ़े 10वें क्वेश्चन में वो सारे लगभग कच्चे माल की प्राप्ति जो स्थान है उन्हीं के आसपास है, जबकि दक्षिणी भारत वाले हैं ये कच्चे माल के स्रोत से दूर है। जिसमें आता है एक विजाग इस्पात संयंत्र जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। यह पहला पत्तन आधारित बंदरगाह आधारित इस्पात संयंत्र है। ये एक छोटा क्वेश्चन इसमें निकलता है और इसमें उत्पादन का कार्य 1992 में प्रारंभ हुआ। अगला आता है विजयनगर इस्पात संयंत्र, हासपेटे कर्नाटक के अंदर है। स्वदेशी तकनीक पर स्थापित है ये और समीपवर्ती क्षेत्रों में उपलब्ध लौह अयस्क और चूना पत्थर का ये उपयोग करता है। और तीसरा आता है सेलम इस्पात संयंत्र, सेलम जो तमिलनाडु में है। ये संयंत्र 1982 में प्रारंभ किया गया था। तो दक्षिणी भारत के ये इंपॉर्टेंट इस्पात संयंत्र हो जाते हैं जो कि कच्चे माल की प्राप्ति स्रोत से दूर स्थापित है, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद ऊपर वाले जो हमने 10वें और 11वें में जो बात की उन्हीं पर आधारित एक प्रश्न है जो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। भी दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित इस्पात संयंत्रों के नाम, उनके राज्यों के नाम, सहयोगी देश का नाम बताइए और इनकी आपको इंडिया के मानचित्र में लोकेशन भी पता होनी चाहिए जो हम इंडिया मैप सीरीज में कर चुके हैं। तो देखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 स्थापित हुए थे। राउरकेला जो कि ओडिशा के अंदर है और ये किस देश के सहयोग से हैं? ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित है। भिलाई है ये छत्तीसगढ़ के अंदर है जो कि रूस के सहयोग से स्थापित है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ये यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से स्थापित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो है जो कि झारखंड स्टेट के अंदर है और रूस के सहयोग से स्थापित है।
तो ये टेबल आप जरूर अच्छे से दिमाग में है वो रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो अब सीधा आ गया आप पर, आगे बात डिटेल बतानी है इसके बारे में, तो आपको इसके बारे में जो जो बातें पता हैं वो सब आप लिख सकते हो। सूती वस्त्र उद्योग भारत के परंपरागत उद्योगों में से एक है। यह कृषि आधारित उद्योग है। भारत के इस उद्योग का विकास निम्न कारणों से हुआ है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है और सूती कपड़ा गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए एक आरामदायक वस्त्र है। दूसरा, भारत में कपास का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है और इस उद्योग के लिए आवश्यक कुशल श्रमिक है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। एक तो इन वजह से, और फिर भारत में पहली आधुनिक सूती मिल की जो स्थापना 1854 में मुंबई में हुई थी, क्योंकि ये गुजरात और महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्रों के निकट है। मुंबई बंदरगाह से आयात निर्यात की सुविधा भी थी। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास एक शुद्ध कच्चा माल होता है जिसका वजन निर्माण प्रक्रिया में नहीं घटता है, इसलिए वर्तमान में इस उद्योग को बाजार में या बाजार के निकट है वो स्थापित किया जाता है। अब वितरण की बात करें कहाँ कहाँ है, तो आप देख पा रहे हो हमने लगभग 6 स्टेट के बारे में, 7 है, इनके बारे में यहाँ दे रखा है। अब जितनी आपकी याद रह जाए लोकेशन, ये ज़रूर नहीं है भी आपको सारी रटनी है, भी 3, 4, 5 स्टेट याद रह जाएं ऊपर वाले और उनके अंदर 3, 3, 4, 4 लोकेशन याद रह जाएं, जैसे महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, जलगांव, कोल्हापुर, शोलापुर, नागपुर, सतारा, वर्धा, औरंगाबाद, गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, पोरबंदर, सूरत। भूगोल के विद्यार्थी हो तो लगभग मोटी मोटी इतनी बातें तो याद हो ही जाती है जब हम मैप तैयार करते हैं, तो क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग की जो लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट रहती है बोर्ड परीक्षा के लिहाज से, तो इन सब के बारे में सुना हुआ है आपका। तो इनमें से आपकी जितनी चीज़ें याद रह जाए वो बेस्ट है, कोई बात नहीं, अगर कोई कम भी रह जाए तो। उसके बाद बात करें अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन ने सूती वस्त्र उद्योग को किस प्रकार विशेष प्रोत्साहन दिया? स्वदेशी आंदोलन जो चला था उससे क्या फायदा मिला सूती वस्त्र उद्योग को, इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है। तो सूती वस्त्र उद्योग भारत का एक महत्वपूर्ण परंपरागत उद्योग रहा है। अंग्रेजी काल की प्रारंभिक अवधि में अंग्रेजों ने सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित नहीं किया। अंग्रेज भारत में उत्पादित कच्चे कपास को ब्रिटेन में स्थित मानचेस्टर और लिवरपूल नगरों में, या आप सीधा लिख सकते हो भी ब्रिटेन ले जाते थे और वहां तैयार माल है वो इंडिया में आकर वापस बेचते थे। उन मिलों में तैयार सूती वस्त्रों को भारत में विक्रय किया जाता था, बेचा जाता था। ब्रिटेन का ये कपड़ा बड़े स्तर पर मिलों में निर्मित होने के कारण भारत के कुटीर उद्योगों में निर्मित सूती वस्त्रों की तुलना में सस्ता होता था। यहाँ अपने हाथ से चीज बनाते थे तो खर्चा लगता था, टाइम लगता था, तो महंगा मिलता था। तो आप समझ रहे हो, हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इन चीज़ों के बारे में भी। अंग्रेज यहाँ से कच्चा माल इंग्लैंड ले जाते, वहाँ से तैयार माल यहाँ पर सस्ते दामों पर बेचते थे, सस्ते दामों पर लेके जाते और महंगे दामों पर बेचते थे। एक तो वो मुनाफा, और अपने को इंडियंस जो लोग थे उनको वो जो कुटीर उद्योग से जो चीज़ मिलती थी उनसे वो सस्ता पड़ जाता था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सर्वप्रथम मुंबई और अहमदाबाद नगरों में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। देश में सूती वस्त्र उद्योग का तेजी से विस्तार होने लगा। उसी समय ब्रिटेन में निर्मित सामान का बहिष्कार और भारत में निर्मित सामान को उपयोग में लाने के लिए भारत में एक देशव्यापी आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी नामक इस आंदोलन में विदेशी सामान के बहिष्कार के आह्वान ने भारत के सूती वस्त्र उद्योग को प्रमुख रूप से प्रोत्साहित किया। यानी हम भारत की बनी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे आजकल आप सुनते हो भी चीनी सामान का बहिष्कार करो, वही चीज़ होगी। देश में निर्मित सूती वस्त्र की तेजी से बढ़ती मांग के कारण देश के विभिन्न भागों में सूती मिलों की स्थापना है वो की जाने लगी। तो स्वदेशी आंदोलन का इसके अंदर है वो बहुत ही फायदा है वो मिला है। तो इस प्रकार इस चैप्टर के ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको भी आप आज अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और कल तक ये अपना एक बार और सिलेबस पूरा हो जाएगा। उसके बाद में हम कुछ छोटे क्वेश्चनों का एक बार और रिवीजन कर लेंगे अगले 2 दिन में, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है। उम्मीद करता हूँ आप सब जानदार शानदार तरीके से लगे होंगे। शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।